हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्ल्ड हिस्ट्री का। जो आज हमारा टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली को यूनिफाई कैसे किया था उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आज। द विक्टोरियस ऑफ नेपोलियन हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेपोलियन की जो जीत थी ये एक इम्पॉर्टेंट प्रभाव डालती थी इटली के यूनिफिकेशन पर। आफ्टर इस विक्ट्री इन इटली, जब नेपोलियन ने इटली पर जीत हासिल कर ली, नेपोलियन स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की आफ्टर बिकमिंग द एम्परर, और उसके डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के बाद वो वहाँ का राजा बन गया। एंड ही टर्मिनेटेड ऑल द स्मॉल एंड बिग स्टेट्स एंड डिवाइडेड इट इनटू ओनली 3 पार्ट्स। उसने क्या करा कि जितने भी छोटे बड़े स्टेट्स हैं उनको ख़त्म करके उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ही एंडेड द फेडरल सिस्टम, उसने फेडरल सिस्टम को ख़त्म किया। एंड रिमूव्ड बैन फ्रॉम द इंटरनल ट्रेड्स, और जो इंटरनल ट्रेड्स थे उस पर से बैन हटा दिए गए। इक्वल लॉज वर इम्प्लीमेंटेड, और जो इक्वल लॉज थे वो इम्प्लीमेंट किए गए ऑल ओवर इटली पर। व्हेन नेपोलियन यूज्ड इटली एज अ कॉलोनी, और जब नेपोलियन ने इटली को एक कॉलोनी के रूप में यूज़ किया, देन नेशनलिस्टिक फीलिंग ऑफ इटालियंस अरोज। तो इससे क्या हुआ कि जो नेशनलिस्टिक फीलिंग थी इटालियंस की वो अरोज हो गई। और दिस रीज़न नेपोलियन इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इटली, और इसी कारण से नेपोलियन को फादर ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है इटली के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई नेपोलियन इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इटली, तो उसका रीज़न यही है कि उसने इटली को जब उसने अपनी कॉलोनी बनाया उसके बाद जो इटालियंस थे उनके अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग जाग गई। पहले इसने इटली को यूनिफाई किया था, और उसके बाद इसने उसको तीन पार्ट्स के अंदर, छोटे बड़े स्टेट्स को एक करके उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। और उसके बाद जो फेडरल सिस्टम था उसको वहाँ से हटा दिया गया, और जो भी बैन्स थे इंटरनल ट्रेड पर उसको ख़त्म कर दिया था, और सारे इक्वल लॉज को इम्प्लीमेंट किया था पूरी इटली पर। लेकिन जब नेपोलियन ने इटली को अपनी कॉलोनी बनाया तब इटालियंस के मन में नेशनलिस्टिक की भावना जागी। तो ये रीज़न था नेपोलियन को एज अ फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इटली माना जाता है। मारियोट के अकॉर्डिंग नेपोलियन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोवाइड यूनिटी टू इटली। नेपोलियन पहला व्यक्ति था जिसने कि यूनिटी प्रोवाइड की थी इटली के अंदर। मेजर ऑब्स्टिकल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिस प्रकार से जर्मनी के यूनिफिकेशन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, वैसे ही इटली के यूनिफिकेशन में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं। तो जो सबसे पहले जो मेजर ऑब्स्टिकल है वॉज द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शनिस्ट फॉरेन रूल इन इटली, कि वहाँ पर फॉरेन रूल था इटली के अंदर। लोम्बार्डी एंड वेनेशिया वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, और लोम्बार्डी और वेनेशिया तो डायरेक्ट कंट्रोल में थे। वहीं जो मोडेना एंड टस्की था इस पर कब्जा कर लिया गया था बाय प्रिंसेस एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रिया, ऐसे प्रिंसेस के थ्रू जो कि ऑस्ट्रिया से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से इसमें बताया कि इसमें ज़्यादातर जो रूल था वो फॉरेन रूल था। लेकिन देन सेकेंड है द पॉप विश टू कंटिन्यू हिज रूल अपॉन द स्टेट रोम, और पॉप चाहते थे कि वो हमेशा रोम पर शासन करते रहें, रूल करते रहें। ये दूसरा ऑब्स्टिकल था। और तीसरा ऑब्स्टिकल था इटली वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 पॉलिटिकल यूनिट। इटली को 3 पॉलिटिकल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, और ये सबसे बड़ा कारण था या मेजर ऑब्स्टिकल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर। द एरिस्टोक्रेटिक एंड फेड्यूल क्लासेस ऑफ इटली विश टू रीस्टैब्लिश द फेड्यूल एंड फ्री होल्ड सिस्टम, और जो एरिस्टोक्रेटिक यानी कि जो रिच क्लास थी या फेड्यूल क्लास थी वो ये चाहते थे कि इटली के अंदर दोबारा से फेड्यूल और फ्री होल्ड सिस्टम आ जाए नेपोलियन के डिक्लाइन के बाद, बिकॉज it is feared that after unification their influence would be come to an end।
और उनको इस बात का डर था कि अगर इटली एक हो गई तो जो उनका प्रभाव है किसका, फेड्यूल्स और एरिस्टोक्रेटिक्स का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर यूनिफिकेशन आए। देन फिफ्थ, अप टिल नाउ द स्प्लिट ऑफ नेशनलिज्म, अब तक जो राष्ट्रवादी की जो भावना थी, नॉट राइजन इन इटली, ये इटली के अंदर जागृत नहीं हुई थी, यानी राष्ट्रीयता की भावना का उदय अभी तक नहीं हो पाया था। इस वजह से भी इटली में यूनिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। ऑल द स्टेट्स हैड देयर, जितने भी स्टेट्स थे उनके अपने ही ट्रेडिशन हुआ करते थे, अपने ही उनके कस्टम्स होते थे। वन स्टेट डिड नॉट विश टू यूनाइट विद अनदर, और एक जो स्टेट था वो दूसरे स्टेट से मिलना नहीं चाहता था, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल था। अनदर ऑब्स्टिकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज दैट ऑन विच थ्योरी, कौन सी थ्योरी के बेस पर वो एक हो, यानी ऑन विच थ्योरी शुड दिस यूनिफिकेशन बी डन। द पॉलिटिशियन डिड नॉट हैव कॉमन व्यूज, और जो पॉलिटिशियंस थे उनके एक जैसे विचार नहीं थे रिगार्डिंग दिस। गैरीबेल्डी जो थे वो चाहते थे कि जो इटली है वो यूनिफाई हो डेमोक्रेसी के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं जो लियोपार्डी था ये चाहता था कि जो इटली है एक स्टेट यूनियन रहे अंडर द डोमिनेंस ऑफ पॉप, यानी कि फादर के कंट्रोल के अंदर रहे, या फादर पॉप है उसका शासन यहाँ पर बना रहे। ये कौन चाहता था? लियोपार्डी चाहता था। तो यानी कि जो पॉलिटिशियंस थे इनके विचार भी एक जैसे नहीं थे। अब आता है आपका मेजर सपोर्टिव एसोसिएशन। सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले एसोसिएशन या संगठन या पर्सन कौन थे जिन्होंने इटली को यूनिफाई करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था? तो सबसे फर्स्ट है कार्बोनरी। इसको अच्छे से समझना। कार्बोनरी क्या है? दिस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन, कार्बोनरी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कि बनाया गया था 1810 सीई इन नेपल्स में। पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन, और जो लोग थे हर सेक्शन से, वर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो मेंबर हुआ करते थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। एंड देयर वर टू मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो ये था कि टू फोर्स द फॉरेनर्स आउट ऑफ द इटली, कि जो फॉरेनर्स हैं उनको इटली से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाए। और दूसरा टू स्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम को स्टैब्लिश किया जाए। दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकेम अनसक्सेसफुल, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो अनसक्सेसफुल हो गया, मतलब सफल नहीं हो पाया। ड्यू टू लैक ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप, क्योंकि नेतृत्व की कमी थी, यहाँ पर कोई ढंग का अच्छा सा नेता नहीं था और इसकी वजह से यह असफल हो गया। दूसरी बात यह है कि द एब्सेंस ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव, और इनका जो फिक्स ऑब्जेक्टिव था उसकी भी कमी पाई गई। हालांकि इनके दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन फिर भी इनके जो फिक्स ऑब्जेक्टिव थे उसमें कुछ कमी पाई गई है, वो नहीं थे हम बोल सकते हैं। और इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप यानी एक प्रभावशाली नेता की कमी थी यहाँ पर, और इसी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो अनसक्सेसफुल हो गया। देन फिर सेकंड, ये तो था कार्बोनरी के बारे में। देन सेकंड है आपका यंग इटली। यंग इटली को सब फाउंड किया गया था 1831 में बाय मैज़िनी के थ्रू इसको फाउंड किया गया था, एंड विच इज शॉर्टली रिप्लेस्ड कार्बोनरी, और जो कि कार्बोनरी को रिप्लेस्ड करके बना था एज द नेशनल मूवमेंट ऑफ इटली। नेशनल मूवमेंट के रूप में इसको फॉर्म किया गया था, और ये 1831 के अंदर किया था मैज़िनी ने कार्बोनरी को रिप्लेस करके। मैज़िनी वॉज कॉन्फिडेंट, और जो मैज़िनी थे उनको पूरा विश्वास था इटालियन यूथ पर। तो मैज़िनी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ इटालियन यूथ, इनको पूरा विश्वास था इटालियन यूथ पर। वो ऐसा सोचते थे कि अगर कोई जीत हासिल कर सकता है या इटली को एक कर सकता है तो वो केवल इटालियन यूथ है। ही बिलीव दैट
दैट इफ़ अ रिवोल्यूशन हैज़ टू बी ब्रॉट अबाउट इन द सोसाइटी, अगर एक कोई रिवोल्यूशन लाया जाए समाज के अंदर, दैन इट्स लीडरशिप शुड बी गिवन टू इन द हैंड ऑफ, तो उसकी जो लीडरशिप है या नेतृत्व है वो देना चाहिए यूथ के हाथों में, हैंड ऑफ द यूथ, बिकॉज क्योंकि यूथ के पास इमेंस पावर होती है, प्रेजेंट इनसाइड देयर इंटेलेक्ट, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमेंस पावर होती है, इनके बुद्धिमान होते हैं। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन गेव 3, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इसने 3 स्लोगन्स दिए थे, और वो स्लोगन्स थे बिलीव इन गॉड, भगवान पर विश्वास रखो, यूनाइट ऑल ब्रदर्स, सारे भाइयों को एक करो, एंड गेट इटली फ्री, और इटली को आज़ाद करो। तो ये 3 इसके मेन स्लोगन थे, बिलीव इन गॉड, यूनाइट ऑल ब्रदर्स एंड गेट इटली फ्री। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर क्लियर, और जो ऑब्जेक्टिव था इस ऑर्गेनाइजेशन का वो एकदम साफ था, दैट इज़ यूनिफाई इटली, इटली को यूनिफाई करना और आज़ाद कराना, एंड एस्टैब्लिश अ नेशन बेस्ड ऑन, एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो कि आइडल ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पब्लिक वेलफेयर पर बेस्ड हो। दिस ऑर्गेनाइजेशन इन्फर्स द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये इसने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को भर दिया। इसके अलावा स्ट्रगल, संघर्ष, सेक्रीफाइस और मार्टिरडम एंड इंडिपेंडेंस अमंग द इंडियन एंड इटालियंस, इसने लोगों के अंदर, जो भी इटालियंस थे उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना, संघर्ष, बलिदान की भावना और शहीद होना, और इंडिपेंडेंस अमंग द, ये और आज़ादी प्राप्त करना, ये जो जितनी भी स्पिरिट थी, भावनाएं थी, वो सारी इन्होंने इटालियंस के अंदर भर दी। तो ये था यंग इटली। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग इटली किसने बनाया, तो यंग इटली वॉज फाउंडेड बाय मैज़नी, और कब बनाया गया था 1831 CE के अंदर, और किसको रिप्लेस करके बनाया था, कार्बोनेरी को। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। और उसके स्लोगन्स क्या थे, बिलीव इन गॉड, यूनाइट ऑल ब्रदर्स एंड गेट इटली फ्री। और इसमें वो क्या चाहते थे, कैसा बनाना चाहते थे नेशन, कि इटली को, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे कि यूनिफाई करना इटली को, आज़ाद करना, और एक ऐसा नेशन बनाना जो कि आदर्श, जो भी फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पब्लिक वेलफेयर वाले जो आदर्श हैं इन पर निर्भर हो। और इन्होंने जो पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और मार्टिरडम, इंडिपेंडेंस, ये जो भावनाएं थी, स्पिरिट थी, वो उन्होंने इटालियंस के अंदर भरी। तो ये बता रखा है इटली आज़ादी से पहले का समय, इटली कैसा हुआ करता था। तो आप देखोगे इसमें ये अलग अलग करके रखे हैं, ये नॉर्थ वाला सा हो गया, ये मिडिल वाला हो गया, और ये साउथ वाला सा हो गया। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये है 1858 की इटली। और वहीं अगर हम देखें यूनिफिकेशन होने के बाद, तो ये जो सारे थे वो एक साथ मिल गए। तो इसमें अलग अलग बनाए, यूनिफिकेशन अलग अलग हुए। जैसे ये 1858 से 60 के बीच में ये यूनिफाई हुए थे, ये जो इसमें दे रखे हैं डचेस। और इसके अलावा बाद में 1860 में ये भी यूनिफाई हो गया, 1870 में ये बचा हुआ था अकेला रोम, ये भी इसमें मर्ज हो गया। तो इस टाइप से ये जो इटली है ये पूरी यूनिफाइड हो गई 1858 के बाद, यानी 1870 तक। और ये आज़ादी से पहले की इटली है। मैज़नी ने इटालियन से गुजारिश की, और मीन्स होता है गुजारिश करना। और उसने क्या गुजारिश की थी इटालियन से कि डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन आइडल ऑफ यूनिफाइड इटली, कि किसी भी चीज़ से संतुष्ट मत हो, केवल अंदर एक ही भावना होनी चाहिए कि, और वो भावना है या वो केवल एक आदर्श होना चाहिए, वो है कि इटली को यूनिफाई करने का आदर्श, या आइडल्स होना चाहिए, आइडल ऑफ यूनिफाइड इटली। केवल हमें इटली को यूनिफाई करना है, इसके अलावा हमें किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होना है। ऐसा मैज़नी ने इटालियन से अर्ज किया था। इटली इज़ बाउंड टू बिकम ए नेशन, और इटली को एक नेशन बनाना है। ये मैज़नी के विचार थे जो उन्होंने इटालियंस के सामने रखे और उनसे गुजारिश की थी। द पैट्रियोट्स रिगार्डेड मैज़नी एज सच एन एम्बेसडर ऑफ गॉड, और जो देशभक्त थे वो मैज़नी को एक दूत के रूप में मानते थे, भगवान का दूत,
हु हैड कम टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ इटली, जो यहाँ पर आया है इटली का फ्यूचर बनाने के लिए। दिस इज़ अ फैक्ट दैट मैज़िनी हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और यही एक फैक्ट था जिसकी वजह से जो मैज़िनी था उसने इटली के यूनिफिकेशन की नींव रखी। साउथगेट ये राइटर हैं, साउथगेट ने लिखा, राइट्स, इट वॉज मैज़िनी हु इन्फर्स्ट, ये मैज़िनी ही थे जिसने लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को भरा था, लोग यानी इटालियंस के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को भरा। ऑल्दो ही वॉज नॉट आर्म कमांडर, हालांकि जो मैज़िनी था वो कोई आर्मी कमांडर नहीं था जैसे कि कैवर था। यट ही वॉज अ पोइट, वो केवल एक पोइट था। अगर आपसे पूछा जाए हु वॉज मैज़िनी, तो इसमें आप बताओगे कि मैज़िनी वॉज अ पोइट एंड आइडियलिस्टिक फिलोसफर एंड एम्बेसडर ऑफ अ पीस, शांति का दूत था और एक आदर्शवादी फिलोसफर था। तो ये मैज़िनी के बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ गया काउंट कैमिलो डी कैवर। तो मैज़िनी से रिलेटेड अगर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैज़िनी अगर पूछा जाता है आपसे, तो आप ये सब चीज़ें इसमें लिख सकते हो कि मैज़िनी कौन था और कैसे उसने इसको यूनिफाई किया था, वो उसमें लिख सकते हो। देन फिर आता है काउंट कैमिलो डी कैवर। काउंट कैमिलो डी कैवर, इनका जन्म हुआ था एक लैंडलॉर्ड फैमिली के अंदर इन टुरिन इन 1810। टुरिन 1810 के अंदर लैंडलॉर्ड फैमिली में कैवर का जन्म हुआ था। आफ्टर रिसीविंग मिलिट्री एजुकेशन पाने के बाद इन्होंने एक इंजीनियर के रूप में जॉब की। ही टुक अ जॉब एज अ इंजीनियर इन द आर्मी के अंदर एक इंजीनियर के रूप में जॉब की। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म का सपोर्टर था। एंड अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ ही ऑल्सो स्टडीड अबाउट पार्लियामेंट, और उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ाई की थी एट द टाइम ऑफ हिज ट्रैवल टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में ट्रैवल करा था उस समय। ही विश टू स्टैब्लिश अ सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम, और वो ऐसा चाहता था कि इटली के अंदर भी या इटली में भी एक ऐसा ही सिस्टम स्टैब्लिश होना चाहिए। केवर बिलीव दैट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज पॉसिबल ओनली अंडर द लीडरशिप ऑफ पेडमोंट, और जो कैवर थे ये ऐसा मानते थे कि यूनिफिकेशन, इटली का जो यूनिफिकेशन है वो तभी पॉसिबल है जब पेडमोंट उसके लीडर होंगे, यानी लीडरशिप ऑफ पेडमोंट के अंदर ही जो इटली है वो एक हो सकती है। टू स्प्रेड एंड प्रोपोगेट हिज थॉट, अपने विचारों को फैलाने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इससे रिलेटेड, ये जो कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड, ही बिकेम अ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो अपने विचारों को स्प्रेड और प्रोपोगेट करने के लिए वो फाइनेंस एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बन गया 1847 CE के अंदर। विक्टर इमैनुअल ने इसको अपॉइंट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर 1852 के अंदर। विक्टर इमैनुअल, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था इनको। कैवर वॉज अ प्रैक्टिकल, कैवर जो थे एक प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक मतलब होता है कूटनीतिज्ञ, एंड पॉलिटिकल पर्सन, और एक पॉलिटिकल पर्सन थे। एंड वॉज सपोर्टर ऑफ मोनार्ची, और ये मोनार्ची के सपोर्टर थे, यानी चाहते थे यहाँ पर राजा राज करें। ही वॉज वेल अवेयर ऑफ पावर, और वो अच्छे से जानते थे इटली की पावर को एंड कैपेबिलिटी ऑफ इटली, कि इटली कितनी पावरफुल है या कैसे कितनी कैपेबल है उसके बारे में उसको अच्छी से जानकारी थी। देयरफॉर ही बिलीव दैट, और इसीलिए वो ऐसा मानते थे कि विदाउट फॉरेन असिस्टेंट, कि बिना किसी फॉरेनर्स की सहायता के इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूनिफाई इटली, इटली को ये करना पॉसिबल नहीं है। और ड्यू टू दिस रीज़न, और इसी रीज़न की वजह से, he wanted to raise the question of unification of Italy on the international platform, और उन्होंने जो इटली के यूनिफिकेशन का जो क्वेश्चन था वो उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रेज किया। रेज मतलब होता है उठाना, वहाँ पर उन्होंने ये क्वेश्चन रखा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि कैसे यूनिफाई किया जाए इटली को। कैवर्स इंटरनल पॉलिसी, कैवर की जो इंटरनल पॉलिसी थी, और रिफॉर्म एंड द फॉरेन पॉलिसी,
रिफॉर्म एंड फॉरेन पॉलिसी जो थी, असिस्टेड, इन्होंने मदद की इन कंप्लीटिंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के यूनिफिकेशन को पूरा करने में जो कैवर थे इनकी इंटरनल पॉलिसी, रिफॉर्म और फॉरेन पॉलिसी, इन तीनों ने मदद की थी। अब इसमें बताया गया कि कैसे कंट्रीब्यूशन दिया था कैवर ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, क्या कंट्रीब्यूशन था। जैसे कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन था, वैसे ही कैवर का क्या कंट्रीब्यूशन था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर। तो कैवर वॉज अ पर्सन विदाउट हुम द आइडियोलॉजी ऑफ निजनी एंड ब्रेवरी ऑफ गैरीबेल्डी वुड बी यूजलेस। कैवर बिलीव दैट, इसमें से बोला कैवर जो है वो एक ऐसा पर्सन था कि जिसकी आइडियोलॉजी के बिना जो मिजनी थे या ब्रेवरी या जो बहादुर गैरीबेल्डी थे ये यूजलेस हो जाते, क्योंकि जो आइडियोलॉजी थी वो कैवर की थी। कैवर ऐसा मानते थे ओनली पैडमोंट एंड सर्डेनिया, कि जो पैडमोंट है और सर्डेनिया है हैड कैपेबिलिटी, केवल ये को यूनिफाई कर सके। ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट, ऑस्ट्रिया जो है वो एक सबसे बड़ी रुकावट था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। जैसे कि ऑस्ट्रिया जर्मनी में भी एक रुकावट बना हुआ था, वैसे ही ये इटली में भी रुकावट थी। ऑस्ट्रिया कैन नॉट ऑस्टेड विदाउट फॉरेन असिस्टेंट, ऑस्टेड मतलब होता है बाहर निकालना। ऑस्ट्रिया को तब तक वहाँ से नहीं निकाला जा सकता था जब तक कि वो फॉरेन सहायता नहीं ले लें, ये कैवर का मानना था। तो कैवर ने 3 पॉइंट बताए थे कि किस तरह से जो इटली है उसको यूनिफाई किया जा सकता है। तो पहला तो ये पैडमोंट और सर्डेनिया ही कैपेबल है इटली को यूनिफाई करने में। दूसरा ऑस्ट्रिया जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है इटली के यूनिफिकेशन में। तीसरा ऑस्ट्रिया को बिना फॉरेन असिस्टेंट के इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता या उस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। कैवर बिलीव्ड इन रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल पॉलिसीज, जो कैवर थे वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पर बिलीव करते थे। ही वॉन्टेड टू रेज द इशू, और वो चाहते थे कि जो ये इशू है इटली के यूनिफिकेशन का उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहिए, सो दैट ही कुड गेन द एक्टिव असिस्टेंट, जिससे कि उनको सहायता मिल सके एंड फेवर ऑफ फॉरेन पावर्स, और जो फॉरेन पावर्स हैं वो उनकी मदद कर सकें या फेवर दे सकें। एट दिस टाइम, उस समय फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ओनली 2 पावरफुल कंट्रीज, और उस वक्त केवल 2 ही पावरफुल कंट्रीज थी। उस समय केवल 2 ही पावरफुल कंट्री थी, एक था फ्रांस और दूसरा था इंग्लैंड यूरोप के अंदर। ड्यू टू इंग्लैंड पॉलिसी ऑफ नॉट इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ यूरोपियन नेशन, जैसे कि आपने जर्मनी में पढ़ा था कि जो इंग्लैंड की जो पॉलिसी है वो इंग्लैंड अपनी पॉलिसी बना रखी थी कि वो किसी के भी इंटरनल इशू के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये किसकी पॉलिसी थी? इंग्लैंड की। दिस पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग असिस्टेंट, और ये जो पॉसिबिलिटी थी इसको सहायता मिल सकती थी फ्रॉम इंग्लैंड वॉज निगलेबल, यानी कि इंग्लैंड की तरफ से इसको सहायता बिल्कुल भी नहीं मिल सकती थी। 2 ही पावरफुल कंट्री थी, एक तो फ्रांस था और एक इंग्लैंड थी। इंग्लैंड से तो कोई सहायता की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पॉलिसी बना रखी थी कि वो किसी के इंटरनल इशू में इंटरफेयर नहीं करेगा। द किंग ऑफ फ्रांस, अब बचा फ्रांस, जो फ्रांस का राजा था, वॉज इन फेवर ऑफ इटली, जो फ्रांस का राजा था वो इटली के फेवर में था इन इट्स इशू ऑफ यूनिफिकेशन, इटली को यूनिफाई करने में। देयरफॉर कैवर विश टू प्रोसीड इन द सेम डायरेक्शन, तो इसलिए जो कैवर था उसने उसी डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कैवर रिसीव्ड इट्स असिस्टेंट, कैवर ने उसकी सहायता ली, उससे दोस्ती की बाय सेंडिंग एन आर्मी, और दोस्ती की कैसे की उसने कि आर्मी को भेज दिया उसकी मदद करने के लिए क्रीमिया के अंदर। कैवर रिसीव द बेनिफिट्स, और कैवर को उसकी दोस्ती का फ़ायदा मिला, बेनिफिट मिला। और कहाँ उसको बेनिफिट मिला था? ऑफ दिस फ्रेंडशिप इन द पेरिस कॉन्फ्रेंस, पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फ्रांस था उसने उसकी हेल्प की थी, वहाँ उसने अपनी दोस्ती दिखाई। इवन आफ्टर बीइंग अपोज्ड बाय ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का विरोध करने के बाद भी द स्टेट ऑफ सर्डेनिया,
जो स्टेट था सर्डिनिया का, स्टेट ऑफ सर्डिनिया वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द पेरिस कॉन्फ्रेंस। हालांकि ऑस्ट्रिया ने अपोज किया था, विरोध किया था, लेकिन जो स्टेट था सर्डिनिया का वॉज इन्वाइटेड, उसको इन्वाइट किया गया कि वो पेरिस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करे। इन दिस कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैवर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिजरेबल कंडीशन ऑफ इटली, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैवर ने ऑस्ट्रिया को रिस्पॉन्सिबल बताया इटली की मिजरेबल कंडीशन के लिए। मिजरेबल मतलब होता है दयनीय, दयनीय जो स्थिति थी इटली की, उसका कारण कैवर ने ऑस्ट्रिया को बताया। कैवर गेन एन इथिकल विक्ट्री, और कैवर को एक इथिकल विक्ट्री मिली। इथिकल मतलब वहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट थे उन्होंने उनका साथ दिया, इस तरह से वो उनको एक इथिकल विक्ट्री मिली ऑन द इशू ऑफ इटली के इशू को लेकर इन पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेपोलियन एंड एनेक्सेशन ऑफ लंबार्डी, कि कंट्रीब्यूशन क्या था नेपोलियन का और कैसे एनेक्सेशन किया गया था लंबार्डी का, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको पढ़ना है, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ कैवर क्या था, कैसे उसने यूनिफाई किया था इटली को। इसके अलावा काउंट कैमिलो डी कैवर कौन थे, यंग इटली के बारे में आपको बताया था मैंने। इसके अलावा मैंने आपको कार्बोनरी के बारे में बताया था, और मेजर ऑब्स्टिकल्स बताए थे इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली के, एंड कैसे इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में आपको स्टडी करना है, उसको रिवाइज करना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।